हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल CSIN एडवाई जोशी दीदी। तो आज हम क्या देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है आपकी इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्या आपकी क्लास 12th का जो चैप्टर है इसका एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, जिसमें आज हम क्या देखेंगे कि रेगुलेशन कैसे किया जाएगा। न उसके बाद क्या देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। देन हम देखेंगे आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो एक जो टॉपिक है ये कंप्लीट कर देते हैं हम। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन, तो देखिए रेगुलेशन क्यों जरूरी है। रेगुलेशन जीन का किया जाता है कि ऐसे जीन जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो उनकी सिंथेसिस कराना वेस्टेज है, वेस्टफुल प्रोसेस है। इसीलिए क्या किया जाता है, जो जीन है जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तब उनको क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, तब उनकी सिंथेसिस की जाएगी। जब तक जरूरत नहीं है देन उनका क्या किया जाएगा, रेगुलेशन करके रखा जाएगा। तो ये जो रेगुलेशन है ये किस बेसिस पर किया जाता है, रेगुलेशन करने की अलग अलग प्रोसेस है। लाइक ये ट्रांसक्रिप्शन के बेस पर होता है, मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है तो उस लेवल पर जब रेगुलेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल होगा। प्रोसेसिंग का लेवल होगा, मतलब कि हमारा जो प्री mRNA बना है उसको मैच्योर mRNA के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है वहां तक जितना रेगुलेशन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग लेवल का रेगुलेशन हो गया। ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उस समय अलग रेगुलेशन होगा। एंड ट्रांसलेशन लेवल, तो आपकी बुक के अंदर क्या दिए गए हैं, चार जो बेसिस हैं, चार जगह हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो रेगुलेशन है जीन का वो हम कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन किया जाएगा, फर्स्ट तो किया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के बेस पर। फर्स्ट कब किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। सेकंड कब किया जाएगा, प्रोसेसिंग पर। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्री एमआरएनए। प्रोसेसिंग के टाइम पर किया जाएगा। थर्ड किया जाएगा जब ट्रांसपोर्ट होगा एमआरएनए का, ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस टू साइटोसोल। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उस बेसिस पर जो रेगुलेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट लेवल पर रेगुलेशन हो रहा है। फोर्थ जो होगा वह कौन सा होगा, ट्रांसलेशन लेवल का। ट्रांसलेशन, तो आपकी जो बुक है उसके अंदर क्या दिया गया है, प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन दिया गया है। आपकी बुक के अंदर दिया गया है एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन। तो देखिए प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो प्रोसेस है उनकी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। बहुत सारे जो न्यूक्लियस हो गए, आपके ऑर्गेनल्स हो गए, सेलुलर ऑर्गेनल्स हो गए, वो बहुत सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। तो अब एक प्रोकैरियोट है, वैसी छोटी सी सेल है, तो वो क्या करती है, अपनी जो सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज हैं एक रेगुलेटेड वे में करती है। तो ये जो आपका लैक्टोज ओपेरॉन दिया गया है, लैक्टोज ओपेरॉन, लैक्टोज क्या है आपका, एक केमिकल कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो से मिलकर के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो लैक्टोज की सिंथेसाइज करने के जीन है, मतलब कि जैसे ही लैक्टोज की सिंथेसिस होगी तो लैक्टोज ओपेरॉन में हम पढ़ेंगे कि तीन जीन है लैक्टोज के, लैक्टोज जेड वाई ए। ये जो तीन जीन है इनमें से एक जीन क्या करता है, इस लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम की सिंथेसिस करेगा। दूसरा जो जीन है ये क्या करेगा, एक ऐसा एंजाइम बनाएगा जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पोर क्रिएट करेगा। इस पोर के बनने के कारण जो लैक्टोज है वो क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। ये क्या है, इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है लैकोपेरॉन के अंदर, तो बेसिकली जो रोल होता है जेड और वाई का ही होता है। लैकोपेरॉन का मतलब क्या है, लैकोपेरॉन क्या है, एक रेगुलेटेड वे में काम करता है। रेगुलेटेड वे में हमारा पर्पस क्या है कि एक सेल क्या कह रही है कि जब तक मेरे पास में लैक्टोज ही नहीं है तो मैं अपना जो लैक्टोज का डिग्रेडेशन करने वाले जीन है उनकी सिंथेसिस करने से मुझे क्या फायदा। तो रेगुलेशन में क्या किया जाएगा, जब तक सेल के अंदर लैक्टोज नहीं होगा तो ये जो जीन है जेड वाई, ये जो जीन है इनको क्या करके रखा जाएगा, ब्लॉक करके रखा जाएगा। इनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ब्लॉक करके रखा जाएगा कि इन जीन की सिंथेसिस ना हो। सीधी सी बात है कि जब लैक्टोज ही नहीं है तो हम उसका डिग्रेडेशन करेंगे। जीन जो है वो डिग्रेडेशन करने वाले जो जीन है उनकी सिंथेसिस करने से हमको फायदा ही क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस ही हो गई।
तो एक छोटी सी सेल है, ये क्या है पूरे सिस्टम से काम करते हैं कि जब कोई कंपाउंड प्रेजेंट होगा, जैसे कि कोई एब्सेंट है, अगर लैक्टोज की सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम होते तो अगर लैक्टोज नहीं होता तो जो सिंथेसाइजिंग के एंजाइम है उनको एक्टिवेट किया जाता। अगर सेल के अंदर लैक्टोज का लेवल अच्छा खासा होता तो सिंथेसिस करने वाले जो एंजाइम है उनको ब्लॉक कर दिया जाता, देन डिग्रेडेशन वाले एंजाइम एक्टिवेट होते। तो सेम यही है रेगुलेशन का मतलब, कि सिस्टम से पूरा का पूरा काम किया जाए, जिसकी जरूरत है उसको एक्टिवेट किया जाए, जिसकी हमें जरूरत नहीं है उनको हम क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। तो हम ये जो जीन है, ये जो एंजाइम्स हैं, इनकी तो हम एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट नहीं है ये, जब तक जरूरत नहीं है तब तक हमने इनको रोक के रखा हुआ है। लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी को हम ब्लॉक नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, हाउस कीपिंग जीन। हाउसकीपिंग जो जीन है, ऐसे जीन हैं जिनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, उनको रेगुलेट किया मतलब कि सीधा बंदा ऊपर पहुंच गया, डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। रेगुलेटरी जो जीन है इनको हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपकी बुक में क्या दिया गया है कि जो रेगुलेशन है ये क्या बताता है, वेरियस लेवल पर कर सकते हैं हम। जीन का एक्सप्रेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलीपेप्टाइड का, सीधी बात है। जीन का एक्सप्रेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से सीधी आपकी पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो जीन है, ये जो जीन है ये एक्सप्रेस्ड होते हैं, और एक पर्टिकुलर हमारा जो एंजाइम है उसकी सिंथेसिस होगी। लाइक ये जेड जीन है, जब ये एक्सप्रेस होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस होगी। वाई जीन जब सिंथेसाइज होगा, एक्सप्रेस होगा, तो हमें परबियज एंजाइम मिलेगा। और जो ए है इसके एक्सप्रेस होने से हमें क्या मिलेगा, ट्रांस एसिटाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस होगी। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि लैक्टोज ओपेरॉन कैसे परफॉर्म करता है। तो देखिए हमें ओपेरॉन के लिए, लैक्टोज ओपेरॉन जो है वो जैकब और मोनाड ने दिया था, जैकब और मोनाड ने दिया था। लैक्टोज ओपेरॉन क्या बताता है कि इसके अंदर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक होगा प्रमोटर। प्रमोटर से कौन जाकर के बाइंड करेगा, प्रमोटर से जाकर के बाइंड करेगा हमारा एक तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लस हमारा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के साथ ही होता है वैसे तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज हमारा प्रमोटर से जाकर के बाइंड होगा। ऑपरेटर रीजन होगा, ऑपरेटर से कौन जाकर के बाइंड करेगा, यहाँ से बाइंड होती है रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन मतलब कि मीडियम में जब तक हमारा लैक्टोज नहीं होगा तब तक जो ऑपरेटर है उसके साथ में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाती है। रिप्रेसर के बाइंड होने के कारण ये जो जीन है जेड वाई ए, इनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव ही नहीं कर पाएगा, आगे मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो वहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो देखिए लैक्टोज ओपेरॉन की हम बात कर रहे हैं, लैक्टोज ओपेरॉन। लैक्टोज ओपेरॉन जो है वो प्रोकैरियोट के अंदर हम देखते हैं रेगुलेशन, प्रोकैरियोट के अंदर रेगुलेशन कैसे किया जा रहा है। लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन का आपको किसने बताया था, जैकब एंड मोनार्ड ने। जैकब और मोनार्ड ने लैक ओपेरॉन को बताया। तो लैक ओपेरॉन के पास में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये है आपकी जीन की यूनिट, जिसमें हो गया प्रमोटर, प्रमोटर हो गया, ये हो गया ऑपरेटर हो गया, प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, देन यहाँ पर क्या हो गया, जेड वाई ए। प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के पास में क्या होता है, ये जो एमआरएनए है, प्रोकैरियोट का जो एमआरएनए है इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। इसे क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। मतलब कि इसके पास में एक से ज्यादा सिस्ट्रोन है। एक से ज्यादा सिस्ट्रोन से क्या मतलब है, एक से ज्यादा जीन के लिए कोड कर रहा है। प्रोकैरियोट के पास में एक एमआरएनए के पास में एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक से ज्यादा सिस्ट्रोन है उसे कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। कुछ एमआरएनए मतलब कि यूकैरियोट के पास में एक एमआरएनए में एक सिंगल जीन के लिए कोड करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। तो यहाँ पर है हमारा प्रमोटर। अब मुझे ये बताओ कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पर आकर के बाइंड करता है, प्रमोटर के साथ में। प्रमोटर से आकर के बाइंड करेगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज। अगर ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं होगी तो सीधा ये प्रमोटर से जाकर के क्या कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज मूव करता हुआ आगे जाएगा, देन ये जो जीन है इनका क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, जीन का हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ये कंडीशन कब होगी, जब रिप्रेसर प्रोटीन, जब हमारा जो रिप्रेसर है वो एब्सेंट होगा। रिप्रेसर एब्सेंट होगा तो हमें ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन, मतलब कि अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमें ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। क्यों,
क्योंकि जो लैक्टोज है आपका ये क्या करता है, एक इंड्यूसर की तरह काम करता है, जो कि रिप्रेसर के साथ में बाइंड होगा और रिप्रेसर जो प्रोटीन है उसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पर आई जीन है जो कि रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन है। ये किसके लिए कोड करते हैं, आपकी रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ बाइंड हो जाती है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होती है ऑपरेटर के साथ में। जब ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाती है तो ये जो जीन है इनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है तो, मीडियम में अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट होगी, रिप्रेसर ऑपरेटर से जाकर के बाइंड होगी, देन आरएनए पॉलीमरेज जीन का एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा। अब सीधी सी बात है, मतलब कि लैक्टोज ही नहीं है तो डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम की हमें एक्टिवेशन कराने से भी क्या फायदा है। लेकिन लेकिन अभी तो हम कर देते हैं, चलो लैक्टोज यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। लेकिन सेकंड केस हमारा क्या हुआ कि लैक्टोज है प्रेजेंट, लैक्टोज है प्रेजेंट आपका। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या देखा जाएगा कि यहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन है आपकी, आईजीन से क्या बन रहा है, आपकी रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है, रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है। इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में कौन बाइंड हो जाएगा, लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा तो ये लैक्टोज इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लैक्टोज क्या है आपका, इंड्यूसर है, इंड्यूसर है, रिप्रेसर को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। रिप्रेसर जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्रमोटर है, यहाँ पर जो प्रमोटर है ये है आपका ऑपरेटर, देन जेड वाई ए जीन है ना। अब प्रमोटर के साथ में जो आरएनए पॉलीमरेज है, प्रमोटर के साथ में आरएनए पॉलीमरेज आराम से मूव करता हुआ आगे जाएगा और ये जो जीन है इनका क्या कर देगा, एक्सप्रेशन कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। तो हमारा जो जेड है इससे किसकी सिंथेसिस होती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। परमीएज से वाई जो जीन है उससे किसकी सिंथेसिस होती है, परमीएज की। और ये जो जीन है इससे सिंथेसिस होती है ट्रांस एसिटाइलेज की, ट्रांस एसिटाइलेज की। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करता है, लैक्टोज को जो बीटा गैलेक्टोज है, बीटा गैलेक्टोज किस में करता है, कन्वर्ट ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो जैसे ही लैक्टोज आएगा बीटा गैलेक्टोज की सिंथेसिस होगी, स्टार्ट हो जाएगा सिंथेसिस होना इनका। देन ये जो बीटा गैलेक्टोज है ये क्या कर देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ब्रेक डाउन करता है। परमिएज जो है ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर पोर क्रिएट करने का काम करता है, पोर बनाएगा जिससे ये लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि लैक्टोज वैसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कैपेबल नहीं है। देन परमिएज क्या कर देगा, पोर क्रिएट करता है आपका। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या करता है, इंड्यूसर की तरह काम करेगा। इंड्यूसर मतलब कि अगर लैक्टोज नहीं होगा तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगी। रिप्रेसर के एक्टिवेट होने के कारण जो ऑपरेटर है वहां से जाकर के बाइंड हो जाएगी। रिप्रेसर जब बाइंड हो जाती है तो रिप्रेसर के कारण क्या कर दिया है, ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया है। देन आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा। देन जेड वाई ए जो जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज, इनकी सिंथेसिस नहीं होगी। देन हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर रेगुलेशन हो रहा है। तो इस रेगुलेशन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। लेकिन लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा, लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हमें जीन की सिंथेसिस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ में हमारा जो लैक्टोज है वो बाइंड हो जाएगा, जो कि इंड्यूसर की तरह काम करता है। देन ऑपरेटर फ्री होगा, ऑपरेटर फ्री होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से मूव करता हुआ आगे जाएगा अपना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है आपका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या मतलब है कि ये एक 13 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में काम क्या किया गया कि जो ह्यूमन है, आप हैं, हम सबके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। अब हर एक सेल के पास में अपना जेनेटिक मेकअप होता है। तो इस डीएनए के अंदर कितने बेसेस होते हैं, कितने बेस पेयर का होता है, ये साइज कितना होता है इस डीएनए का, पैटर्न क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो सब आइडेंटिफाई किया गया, सीक्वेंस किया गया, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी कैरी की गई।
किसके बेस पर? इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने। 13 साल का ये प्रोजेक्ट था जो कि काफी लंबा चला था। इसमें कई सारी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन था जिनकी हेल्प से ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया गया। तो देखिए ये क्या है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है आपका, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से, बहुत सारे कंप्यूटेशनल जो टूल्स हैं उनकी हेल्प से सीक्वेंस किया गया पूरा का पूरा ह्यूमन का जीनोम। कई सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जीनोम को ऑलरेडी सीक्वेंस किया गया है, जिनका हमें साइज पता है, ओवरऑल डीएनए का कितना साइज है। तो देखिए ह्यूमन जीनोम जो है वो ये क्या बताता है, ह्यूमन जीनोम क्या डिटरमाइन करेगा, सीक्वेंस जो है वो बेसिस के डीएनए के अंदर डिटरमाइन किए जाएंगे। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफाई की जाएगी। जेनेटिक मेकअप क्या है, डीएनए के सीक्वेंसेस क्या हैं, दो इंडिविजुअल एक दूसरे डिफरेंस है, दो इंडिविजुअल का अपना अलग अलग जेनेटिक मेकअप है, तो वहाँ उनमें किस बेसिस पर डिफरेंस है, कहाँ कहाँ डिफरेंस है, तो ये हम किसके बेस पर बता सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा का सारा जो जीनोम है वो सीक्वेंस किया गया था। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी आपके 1990 के अंदर। 1990 में ये क्या किया गया था, स्टार्टेड किया गया था इस जीनोम को, इस प्रोजेक्ट को इसको क्या कहा जाता है, मेगा प्रोजेक्ट कहा जाएगा। तो देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने जब आइडेंटिफाई किया, सीक्वेंस किया, तो उन्होंने टोटल कितना साइज बताया डीएनए का, इन्होंने बताया 3.10⁹ वॉल बेस पेयर। कितना होता है ह्यूमन जो जीनोम का साइज बताया इन्होंने, जीनोम का जो साइज है ये भी अप्रोक्सीमेटली बताया है, टोटल इन्होंने ये नहीं बताते कि फिक्स इतना है, अप्रोक्सीमेटली बताया इन्होंने कि 3 × 10⁹ बेस पेयर जो है वो ह्यूमन का जीनोम का साइज बताया। अब देखो नॉर्मली अब आप सोच सकते हो कि इसको सीक्वेंसिंग में कितना खर्चा आया होगा। एक बेस पेयर के लिए कितने डॉलर, $3 की रिक्वायरमेंट है। एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 की रिक्वायरमेंट है। तो देखो $1 की 82 या 83 के समथिंग है ना रेट। तो $3 को जब हम करेंगे, $3 और कितने बेस पेयर के लिए, एक बेस पेयर के लिए, तो समथिंग 248 करेंसी, इंडिया की करेंसी मतलब कि 248 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी कितने बेस पेयर के लिए, एक बेस पेयर डीएनए के एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए। तो हमारे पास में तो हजारों करोड़ों मिलियंस बेस पेयर हैं, तो सोचो इसके लिए कितना खर्चा आया होगा, है ना। और देखो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने ह्यूमन मतलब कि जो जीनोम का साइज बताया 3 × 10⁹ बेस पर जो इन्होंने साइज बताया, ये इतना बड़ा साइज था कि अगर इसको बुक के अंदर स्टोर करके रखा जाए तो कितनी सारी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखो आपकी बुक में बताया गया है कि 3300 बुक की रिक्वायरमेंट होगी, जिनके अंदर भी इसको हम कवर नहीं कर सकते, 3300 बुक। अब इन बुक में एक बुक के अंदर, एक बुक मतलब कि जिसमें 1000 पेज हैं, अब इस 1000 पेज में जो एक पेज है उसके अंदर ही 1000 वर्ड हैं, 1000 वर्ड हैं। तो कितना बड़ा है हमारा जीनोम का साइज, कितना बड़ा है कि हमें 3300 बुक की रिक्वायरमेंट होगी इस स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारी कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैं जिनके अंदर जो साइज है वो सीक्वेंस किया गया, स्टोर करके रखी जाती है सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लाइब्रेरी तो नहीं बना सकते, बहुत सारी बुक्स को भर दें कि भाई हमारे जीनोम का साइज है, कौन पढ़ने बैठेगा उसको, है ना। तो कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम का यूज करके हम क्या करते हैं कि जो जीनोम का साइज है, सीक्वेंस क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है जीनोम के अंदर, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन के केस हो गए, बहुत सारी डिजीजेस हो गई, उनकी क्या की जाती है, क्या क्योर किया जाता है। तो देखिए ह्यूमन जो जीनोम है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर का है, और इसकी सीक्वेंसिंग की कॉस्ट कितनी है, $3 $3 की रिक्वायरमेंट होगी पर बेस पेयर। और ये जो सीक्वेंस है इनको अगर बुक में स्टोर करके रखा जाए, बुक में स्टोर करके रखा जाए तो ईच बुक जो है वो, ईच पेज ऑफ बुक के पास में कितना होगा, 1000 लेटर, मतलब कि एक बुक के, मतलब कि एक पेज के अंदर ही 1000 लेटर हैं, और बुक में कितने पेज हैं आपके, 1000 पेज हैं बुक के अंदर। ठीक है, तो हमें ऐसी 3300 बुक की जरूरत होगी डीएनए के, एक सिंगल ह्यूमन के सेल के डीएनए को स्टोर करने के लिए, एक सिंगल सेल के डीएनए को स्टोर करने के लिए सोचो 3300 बुक की रिक्वायरमेंट है। तो इस सब से
छुटकारा पाने के लिए कह सकते हैं हम, इस सबसे बचने के लिए इतने सारे काम से हम एक आसान काम कर सकते हैं कि हाई स्पीड कॉम्प्यूटेशनल जो डिवाइसेस हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं। हाई स्पीड कॉम्प्यूटेशनल डिवाइसेस used for the storage of data। हाई स्पीड की जो डिवाइसेस हैं उनकी क्या की जाती है, रिक्वायरमेंट होती है स्टोर करने के लिए और डेटा की एनालिसिस करने के लिए। बेसिक पर्पस ही क्या था इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, कि पूरा का पूरा जीनोम का साइज क्या है, कितने जीन इसमें एक्सप्रेस्ड होते हैं, टोटल कितने जीन हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि एक सेल के अंदर जो जीनोम है उसका मेकअप कैसा है, बेस पेयर्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कितना साइज है, ओवरऑल सीक्वेंसिंग किस पर्पस से की जाए। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन जीनोम को जो प्रोजेक्ट है वो कंडक्ट किया गया। तो देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो किससे एसोसिएट है, एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ में अलाइन है, क्योंकि बिना बायोइन्फॉर्मेटिक की हेल्प से हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते। किसी भी हो, किसी की भी सीक्वेंसिंग अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं है, उसका फंक्शनल एनालिसिस क्या है, जीन का फंक्शन क्या है, ये हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प के बिना नहीं कर सकते। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो किसका पार्ट है आपका, ये पार्ट है किसका, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है। तो देखिए गोल क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, गोल क्या थे वो हम देखेंगे। गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, देखिए गोल क्या है, गोल थे कि टोटल कितने जीन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, टोटल कितने जीन हैं जो कि एक्सप्रेस्ड होते हैं, फंक्शनल जीन कितने हैं जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनसे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखिए आइडेंटिफाई किया जाए ऑल दी अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 इन ह्यूमन डीएनए। गोल क्या था इनका, गोल था कि लगभग आइडेंटिफाई किए जाए, आइडेंटिफाई 20,000 टू 25,000 जीन्स को क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली कितने जीन हो, 20,000 से 25,000 जीन हमें मिले जो कि क्या हो, फंक्शनल हो और एक्सप्रेसिंग हो। ठीक है, डिटरमाइन किया जाए 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर हैं जो कि ह्यूमन डीएनए का मेकअप होते हैं, ह्यूमन डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ह्यूमन डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सब का सीक्वेंस क्या है। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर, ये जो 3 बिलियन बेस पेयर हैं उनका सीक्वेंस क्या है वो डिटरमाइन किया जाए। इंफॉर्मेशन जो है वो इसको स्टोर करके रखा जाए। ये पूरा जो डाटा है इसको क्या करके रखा जाए, स्टोर करके रखा जाए। इम्प्रूव किए जाए ऐसे टूल जो कि डाटा एनालिसिस को हेल्प कर सकें। इम्प्रूव दी टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। अब यहाँ पर जो टूल इम्प्रूव किए जाएंगे वो कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक कॉम्पिटेशनल प्रोसेस है। यहाँ पर बहुत सारी कमांड के एल्गोरिदम की जरूरत होती है जिनकी हेल्प से पूरी की पूरी सीक्वेंसिंग हो गई, आपकी एनालिसिस हो गई, वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज अदर सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में उसको ट्रांसफर किया जाए। एड्रेस द ethical, legal and social issues that may arise from the project। ठीक है, ये क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल थे। तो हम कह रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका 1990 में स्टार्ट हुआ था, तो ये 13 साल तक, ये प्रोजेक्ट 13 साल तक चला था। ठीक है, 30 ईयर का क्या था ये
प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है आपका, और ये किसके द्वारा किया गया, आपको नाम याद रखना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक तो याद रखना है कब स्टार्ट हुआ, 1990 में स्टार्ट हुआ, कितने साल में कंप्लीट हुआ, कितने साल में हुआ मतलब कि 2003 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ, 1990 में स्टार्ट हुआ मतलब कि 13 साल का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को किसने कंडक्ट किया, या फिर कोऑर्डिनेटेड बाई किसके द्वारा किया गया, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ह्यूमन डिपार्टमेंट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा क्या किया गया, इसको क्या किया गया, कंडक्ट किया गया। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो भी एक बार याद रख लेना आप। मेजर जो पार्टनर थे इसमें जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और चाइना हो गया। जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना, इनका क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन था या फिर इन्वॉल्वमेंट था। जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ आपका, 2003 में। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1990 के अंदर, और ये कंप्लीट कब हुआ आपका 2003 में। मतलब कि ये एक 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, 13 साल का प्रोजेक्ट था, जिसमें किसने कोऑर्डिनेट किया था इसको, कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इनके द्वारा क्या किया गया था, इसको कोऑर्डिनेट किया गया था। जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज का कोऑर्डिनेशन था, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, आपकी चाइना हो गया और अदर बहुत सारी कंट्रीज हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बुक में डायग्राम किया गया है कि कैसे इसकी सीक्वेंसिंग, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर सेल ली, आपका सैंपल लिया, ब्लड सैंपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां से कोई एक सेल पिक की, उस सेल के अंदर हमने क्रोमोसोम लिया, डीएनए लिया। अब इस डीएनए के अंदर हमने डीएनए लिया, हमारा जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ए टी जी सी टी ए सी जी, इनका पैटर्न क्या है, टोटल कितने बेस पेयर हैं, किस फॉर्म में अरेंज है ये, ठीक है, रिपीट है कि नहीं है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो ये सारा का सारा सीक्वेंस किया गया, पूरा इन्फॉर्मेशन किया गया। सबका अपना सीक्वेंसिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। मोस्टली मतलब कि हम सब जो है वो हमारे अंदर 99.99% जो सिमिलरिटीज होती हैं, डीएनए वो जो है वो सिमिलर होता है। ओनली 0.01 जो परसेंट है वो डिफरेंस होता है, वो भी किसकी वजह से होता है, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होता है। वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स होते हैं, जो कि आपका सैटेलाइट डीएनए हो गया, है ना। रिपीटेटिव जो सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंस में हम सब में क्या होता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बाकी हम सब के अंदर बोलते हैं ना, ऑटोसोम 22 जो क्रोमोसोम है वो सिमिलर होते हैं, तो वो इसीलिए हम सबके पास में मोस्ट ऑफ जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि मॉडल ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर मॉडल जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो कौन कौन से हैं आपके। मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, ये तो हो गया आपका, एक तो ह्यूमन हो गया, ह्यूमन का तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, मतलब जिनमें ह्यूमन शामिल नहीं है। नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं आपके नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आपका हो गया बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, यीस्ट हो गया, सी एलिगेंस हो गया, ये क्या है, एक नेमेटोड है। सी एलिगेंस हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, ड्रोसोफिला जो कि क्या है आपका फ्रूट फ्लाई है। और प्लांट के अंदर हो गया आपका राइस हो गया और अरेबिडोप्सिस। इन सब की ऑलरेडी क्या की जा चुकी है, सीक्वेंस्ड किए जा चुके हैं। ये ऑलरेडी सीक्वेंस है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है।
तो देखिए मेथोडोलॉजी क्या यूज की जाती है, बेसिकली क्या देखते हैं कि सीक्वेंसिंग के अंदर जीन कौन कौन से एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, क्या इनका फंक्शनल एनोटेशन है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सीक्वेंस किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक्सप्रेस जो सीक्वेंस टैग्स हैं EST हैं आपके, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स EST जिसे हम कहेंगे। तो देखिए मैथोलॉजी जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं, पहले तो फोकस किया जाएगा जो जीन क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, मतलब कि RNA के ऊपर फोकस किया जाएगा। और देन क्या किया जाएगा, इनके अंदर आइडेंटिफाई, देखिए RNA के अंदर सारे के सारे सीक्वेंसिंग में जीनोम जो है वो उसके पास में कोडिंग और नॉन कोडिंग, मतलब कि जो कोड भी कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं फंक्शनल एनोटेशन के लिए, या फिर अपना कोई फंक्शन जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कोडिंग जीन कहेंगे, क्योंकि ट्रांसक्राइब हो रहे हैं और उनका ट्रांसलेशन भी होगा। जबकि जो नॉन कोडिंग जो जीन है उनसे क्या होता है, कोई फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो EST के अंदर तो दोनों ही होंगे, EST मतलब कि सीक्वेंसिंग होगी, EST क्या होगी, यहाँ पर इसकी सीक्वेंसिंग होगी। तो यहाँ पर तो हमें दोनों ही देखने को मिलेंगे, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग दोनों ही सीक्वेंस होंगे। अब जब सीक्वेंस हो जाएंगे सारे के सारे जीन, देन हम क्या देखेंगे, इनका फंक्शनल एनोटेशन। तो जो कोडिंग जीन होंगे वो एक्सप्रेस होंगे और क्या करेंगे, किसी ना किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होंगे। जबकि जो नॉन कोडिंग जीन होंगे, नॉन कोडिंग जो जीन होते हैं, इनके द्वारा कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, ये तो आपका हो ही गया। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं। देखिए फ्रेगमेंट जो है वो सीक्वेंसिंग के लिए बताया गया है कि जो सीक्वेंसिंग के लिए किसका यूज किया गया, सेंगर के द्वारा क्या की गई, सेंगर की एक मेथड है जिसका यूज किया जाता है सीक्वेंसिंग के लिए। तो देखिए फ्रेडरिक जो सेंगर हैं, उन्होंने क्या दी, सीक्वेंसिंग के लिए ऑटोमेटेड जो DNA है उनके लिए क्या दी गई, सीक्वेंसिंग की एक मेथड दी। इस मेथड का क्या किया जाता है, यूज किया जाएगा। यूज करने के बाद में देन क्या किया जाता है, जो DNA है उसकी सीक्वेंसिंग की जाएगी। सीक्वेंसिंग के बाद में हमें फाइनली क्या देखना है, फंक्शनल एनोटेशन देखना है। एनोटेशन के बाद में हम क्या पता चल जाएगा, एनोटेशन अब देखिए आपने सीक्वेंसिंग कर ली, उसके बाद आपको ये जो एल्गोरिदम है, कंप्यूटर है, उसकी ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अलाइनमेंट के लिए, मैपिंग के लिए हम सेल्फ नहीं कर सकते, बिना कंप्यूटर की हेल्प से हम नहीं कर सकते इतना सारा काम। तो एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप्ड किया गया। ये जो सीक्वेंस हैं एनोटेट किए गए, एनोटेट का क्या मतलब है कि उनका फंक्शन क्या है, ये आइडेंटिफाई किया गया। ईच क्रोमोसोम के पास में जितने भी जीन हैं, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट, क्रोमोसोम जो फर्स्ट है आपका सबका फर्स्ट जो क्रोमोसोम है, ये कब सीक्वेंस किया गया है, 2006 के अंदर। ठीक है, सीक्वेंस कंप्लीट हुआ 2006 में, मई 2006 के अंदर इसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी। देखिए हमारे पास में कितने होते हैं, 46 होते हैं ओवरऑल क्रोमोसोम, जिसमें से 23 होते हैं। ठीक है, अब इस 23 में से आपका 22 होंगे ऑटोजोम और एक जो क्रोमोसोम होता है वह क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होगा, जिसमें से या तो एक्स होगा या फिर क्या होगा, वाई होगा। एक्स क्रोमोसोम का मतलब कि फीमेल होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेल। ओके, फीचर क्या है, साइलेंट फीचर क्या है इसके, ह्यूमन जीनोम के फीचर देख लेते हैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट फिर हम क्या देखेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग। देन खुशबू, आप ये लेक्चर देख लेना, आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है इसीलिए मैंने ये बनाया है। अभी पता कितना टाइम है, 12 बजे हुए, तो 12 बजे मुझे ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो जब भी आप अगर इस वीडियो को देखें तो शेयर जरूर कर देना, लाइक कमेंट भी करना। ओके, ताकि मुझे पता तो चले एटलीस्ट आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा। तो एप्लीकेशन देखेंगे हम, इसके क्या देखेंगे, फीचर क्या है ह्यूमन जीनोम के, फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। देखिए फीचर की हम बात कर रहे थे, जो ह्यूमन जीनोम है इसके पास में ओवरऑल कितने न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं, 3164.7
मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेसेस मतलब कि ओवरऑल कितने होते हैं 3164.7 ह्यूमन जीनोम के पास में। बेसिस जो होते हैं आपके ATGC जो सीक्वेंस है वो कितने पाए जाते हैं 3164.7 मिलियन मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो एवरेज जो जीन है कितने होते हैं, हमने तो सोचा था कि हमें 20,000 से 25,000 जीन मिलेंगे, लेकिन एवरेज जो जीन कितने मिले हमें 3,000। कितने मिले हैं हमें 3,000। द एवरेज जो जीन है उनके पास में 3,000 बेसिस हैं। साइज जो है वो इनका बड़ा है। लार्जेस्ट जो नॉन ह्यूमन जीन है आपका कौन सा है, डिस्ट्रोफिन। जितना कितना है देखिए, एवरेज जो जीन है, जीन के पास में कितने हैं, जीन के पास में मोस्टली जितने भी जीन हैं, ये ब्लैक मार्कर चल नहीं रहा है, मोस्ट ऑफ जो जीन है उनके पास में कितने बेस पेयर हैं, एवरेज जो देखा गया है कि 3,000 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। लेकिन आपका डिस्ट्रोफिन जो है वो ह्यूमन जीन है, डिस्ट्रोफिन इसके पास में 2.4 मिलियन बेसिस हैं। 2.4 मिलियन बेस पेयर्स हैं इसके पास में, बेसिस हैं ATGC सीक्वेंसेस जो है वो डिस्ट्रोफिन के पास में 2.4 मिलियन है। तो ये ऐसा जीन है जिसके पास में सबसे ज्यादा बेस पेयर्स हैं। और बाकी जो अदर जीन है उनके अंदर 3,000 बेसिस का क्या देखा गया है, एवरेज देखा गया है कि मोस्टली कितने पाए जाते हैं 3,000 के समथिंग प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए टोटल नंबर जो जिनको एस्टिमेट किया गया है 30,000, जो कि बहुत ही कम है। पहले जो है वो एस्टिमेट किया गया था 80,000 से 1,40,000। ठीक है, ऑलमोस्ट 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड का जो बेस होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं सभी के अंदर। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन हैं, उन सब के अंदर 99.9% क्या पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है बेसिस के अंदर। ओनली 0.1% का डिफरेंस होता है। इस 0.1% के बेस पर ही हम सब में एक दूसरे से क्या पाई जाती है, ये वेरिएशन प्रेजेंट होती है। तो सोचो 0.1% कितना छोटा सा माइन्यूट सा है ये, है ना। तो टोटल नंबर जो जीन का कितना एस्टिमेट किया गया है, टोटल नंबर जो है वो जीन कितने पाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं 30,000। टोटल नंबर जीन है 30,000, जो कि क्या है बहुत ही कम है। पहले कितने आइडेंटिफाई किए गए थे, प्रीवियसली आइडेंटिफाई किए गए थे 80,000 से 1,40,000 जीन, इतने जीन को आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 99.9% सारे के सारे जो ह्यूमन है क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सिमिलर इन ऑल पीपल, या फिर सेम कह सकते हैं। ठीक है, सभी के अंदर क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। तो 99.9% क्या होता है, ऑलमोस्ट सबके अंदर सीक्वेंसेस जो है वो सेम पाए जाते हैं। ओनली 0.1% के ऊपर हमें क्या पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती हैं। तो फंक्शंस जो है वो अननोन थे। 50% क्या डिस्कवर्ड जो जीन किए गए थे। लेस देन 2% जो जीनोम क्या करते हैं, कोड करते हैं। लेस देन 2% ऑफ दी जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। तो 2% से कम क्या करते हैं, प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। रिपीटेड जो सीक्वेंस हैं ह्यूमन के अंदर वेरी लार्ज कोड से बनाते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये रिपीटेड सीक्वेंस के प्रेजेंस में ही हमें एक दूसरे के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। रिपीटेड जो सीक्वेंस हैं मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन, मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन, इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, एक लार्ज पोर्शन का फॉर्मेशन किया जाएगा रिपीटेड सीक्वेंसेस के द्वारा। और ये जो रिपीटेड सीक्वेंस हैं, डीएनए के सीक्वेंस हैं जो कि रिपीट होते हैं कई टाइम्स। रिपीट के काम क्या मतलब है हमारा, जैसे कि ATGC, ये नहीं, ATT ATT GTT CTT हो गया, मतलब कि TTTT रिप्रेजेंट हो रहा है ATT तो सेम आगे रिपीट होता जाएगा। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, रिपीटेटिव सीक्वेंस कहेंगे। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं ये क्या होते हैं, कई टाइम रिपीट होते रहते हैं, 100 to 1000 टाइम रिपीट होते हैं। ठीक है, और इनके पास में कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता है।
इनकी प्रेजेंस में ही हमें क्या देखने को मिलता है, एवोल्यूशन देखने को मिलता है, और इनकी प्रेजेंस में ही हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। तो देखिए क्रोमोसोम 1 जो है वो जिसकी सीक्वेंसिंग कब की गई थी, 2006 में की गई थी। इसके पास में मोस्ट जीन कितने पाए जाते हैं, 2968 जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो वाई है उसके पास में ओनली 231 जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो 1 है उसके पास में कितने जीन पाए जाते हैं, टोटल पाए जाते हैं 2968 जीन प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम जो वाई है इसके पास में ओनली 231 जीन प्रेजेंट होते हैं। इसके पास में कितने होते हैं, 231 जीन होते हैं, सबसे कम होते हैं। तो देखिए साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया 1.4 मिलियन लोकेशन आइडेंटिफाई की सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म की प्रेजेंस में ही हमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन। मतलब कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस पर वेरिएशन प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड 1.4 मिलियन लोकेशन जहां पर एक सिंगल बेस का डिफरेंस है, मतलब कि ऑल ओवर सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम है, बेस का पैटर्न सब कुछ सेम है, ओनली एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड के कारण जो वेरिएशन आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है। तो देखिए SNPS क्या है आपके, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है बच्चों, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को स्कूल में बच्चे अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ह्यूमन जीनोम क्या है, इसका गोल क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस इसका यही है कि हमें पूरा का पूरा, हम हैं, आप हैं, आपकी सेल के अंदर जो डीएनए है उसका बेसिक पैटर्न क्या है, डीएनए के अंदर बेसिस किस क्रम, मतलब कि अलाइन कैसे हैं, सीक्वेंस क्या है, बेस पेयर कितने हैं टोटल, ठीक है। और ये जो जैसे कि ATGC पैटर्न में है, GCAT पैटर्न में क्या पैटर्न है उनका, वो सब किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये वो एक बहुत अच्छा काम किया गया भाई, 13 साल का प्रोजेक्ट, 13 साल लगे बेशक इसको, लेकिन इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी की गई। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। लास्ट टॉपिक है आपका ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप। तो ये हो गया आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसको कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। क्राइम ब्रांचेस हो गई वहाँ यूज़ करते हैं, पैटर्निटी टेस्ट हो गया है ना, तो वहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या बताती है कि हम कह रहे हैं कि 99.9% हम क्या है, सबके अंदर सिमिलरिटी है, ओनली 0.01% का क्या है, डिफरेंस है। तो हम ये इस 0.01% के अंदर 0.01 इसके बेस पर हम क्या करते हैं, 0.01 के बेस पर, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, ये वेरिएशन है, इतनी वेरिएशन है हम सब के अंदर, मुझ में, आप में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन के, इन सब में ओनली 0.01% का डिफरेंस है। बाकी सब 99.9% क्या है, सेम है, सबके अंदर सिमिलर जीनोम है, सिमिलर क्या है, सब कुछ है। तो इस 0.01% के बेस पर हम सब में वेरिएशन है, और इन वेरिएशन का ही यूज किया जाता है। जितने भी क्राइम हो गया, आपका किसी ने मर्डर कर दिया तो थोड़ा भी सस्पेक्ट जो है वो उसका डीएनए मिलेगा, कुछ भी ब्लड सैंपल हो सकता है, कुछ बाल हो गया, नाखून हो गया, कोई भी सैंपल मिल जाए, उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके क्या किया जा सकता है, जो सस्पेक्ट है, मर्डर है जो कि हुआ है, जिसका किया है जिसने, उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या बताता है, ओनली एक स्टेट जो है वो प्रेसिडिंग सेक्शन 99.9% बेस जो है वो सीक्वेंस सबके क्या होते हैं, सेम होते हैं। ह्यूमन जीनोम का कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर साइज होता है। ये जो डिफरेंस है सीक्वेंस डीएनए के, सबके अंदर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं देयर फिनोटाइपिक अपीयरेंस के बेस पर। इफ द फाइंड किया जाए जेनेटिक डिफरेंस दो इंडिविजुअल के बीच में पॉपुलेशन के अंदर, तो सीक्वेंस किया जाएगा डीएनए को एवरी टाइम ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपेयर करेंगे दो सेट को, तो 3 × 10⁶ जो 6 बेस पेयर हैं,
वो मिलेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक वेरी क्विक वे है जहाँ पर डीएनए के सीक्वेंस को कंपेयर किया जाएगा किसी भी दो इंडिविजुअल के बेस में। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम डिफरेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ये जो 0.01% की जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो वेरिएशन आ रही है, ये किसके कारण आ रही है? आपके रिपीटेटिव डीएनए के कारण। रिपीटेटिव डीएनए लाएगा आपके ATT GAC ATT GAC ATT GAC। तो ये वाला पैटर्न है, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है ना, तो सबके ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है जिन्हें हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। वो सबका रिपीटिशन सेम नहीं होता है, वो सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस रिपीटिशन के बेस पर ही हमें क्या प्रेजेंट होती है? एक दूसरे से वेरिएशन होती है। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आइडेंटिफाई किया जाएगा डिफरेंस इन सब स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, जिन्हें हम क्या कहेंगे? रिपीटेटिव डीएनए कहेंगे। तो इस रिपीटेटिव डीएनए के बेस पर ही हम क्या करते हैं? डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। बिकॉज ये जो सीक्वेंस है एक स्मॉल स्ट्रेच होगा डीएनए का, जो कि कई बार रिपीट होता है, 100 to 1000 टाइम, कितने भी बार क्या हो सकता है? ये रिपीट हो सकता है। ये जो रिपीटेड डीएनए है इसको सेपरेट किया जाएगा बल्क जीनोमिक डीएनए से। अब देखिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कैसे करेंगे? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कैसे किया जाएगा? बल्क जीनोम मतलब कि टोटल जितना है आपका 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का जो जीनोम का साइज है उसी हम कह रहे हैं बल्क डीएनए। ये हो गया आपका बल्क डीएनए। और एक हो गया आपका रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए ये एक सेल के अंदर एक सैंपल है जिसमें दोनों ही डीएनए प्रेजेंट है। अभी हमें नहीं पता कि बल्क है ये या फिर क्या है आपका रिपीटेटिव डीएनए है। अब बल्क डीएनए है मतलब कि 99.9% ये है, 0.01% ये है। अब डेंसिटी किसकी कम है? हमारे रिपीटेटिव डीएनए की। और डेंसिटी ज्यादा किसकी है? बल्क डीएनए की। देन ये वाला जो सैंपल है, ये जो सेल है, इसको क्या किया जाएगा? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब कि इसको सेंट्रीफ्यूज में डाला जाएगा। ट्यूब के अंदर डाल के एपेंड ट्यूब में हम क्या करेंगे? हमने हमारा सैंपल लिया, इस एपेंड ट्यूब के अंदर डाल दिया यहाँ पर, और हमने सेंट्रीफ्यूज में लगा दिया। अब सेंट्रीफ्यूज को फिक्स कर दिया, जितने भी हमें आरपीएम पे चाहिए, 10,000 चाहिए, 11,000 चाहिए, 12,000 चाहिए, जितने आरपीएम पे चाहिए हमें, हम सेंट्रीफ्यूज को सेट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने सेंट्रीफ्यूज सेट कर दिया। अब हमारा जो सैंपल मिलेगा तो नीचे बैठ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? पैलेट कहेंगे। जो ऊपर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? सुपरनेटेंट कहेंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये जो भारी है ये हो गई आपकी, ये क्या हो गई आपकी? एपेंड ट्यूब। अब इस एपेंड ट्यूब के अंदर जो बल्क डीएनए होगा वो नीचे बैठ जाएगा, यहाँ पर कॉर्नर पर जमा हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? पैलेट कहेंगे। इसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे भारी होगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे बैठ जाएगा। जबकि जो आपका रिपीटेटिव डीएनए होगा वो ऊपर मूव करेगा, यहाँ पर रहेगा आपके, जो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सुपरनेटेंट। इस सुपरनेटेंट को हम पिपेट की हेल्प से अपनी दूसरे अपेंडिक्स ट्यूब में ले लेंगे। ठीक है, अब इस सुपरनेटेंट के अंदर, इस जो सुपरनेटेंट है इसके अंदर हमें हमारा क्या मिल गया है? इस सुपरनेटेंट में मिल गया हमें हमारा रिपीटेटिव डीएनए। अब इस रिपीटेटिव जो डीएनए है, ये भी इनकी लेंथ बहुत, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, तो हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे हम क्या कह रहे हैं? आरई कह रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इस एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे? हम इस बड़े बड़े जो डीएनए के सेगमेंट है इनको क्या कर लेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद क्या किया जाएगा इनका? अगर हमें बहुत ही कम सैंपल है देन इसकी क्या की जाएगी? पीसीआर लगा दी जाएगी। पीसीआर के द्वारा कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या देखेंगे? कि ये हो गई हमारा जेल की यूनिट। इस जेल की यूनिट में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एंड होगा। नेगेटिव एंड पर क्या बनी होंगी? वेल बनी होंगी। इन वेल में हम अपना सैंपल लोड कर देंगे। अब जो भारी होगा डीएनए वो क्या होगा? ऊपर ही मूव कर पाएगा, थोड़ा ही मूव कर पाएगा। जबकि जो हल्के एंड होंगे, पतले होंगे, छोटे एंड होंगे, वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे? आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे यहाँ मिल गया डीएनए, तो सबका अपना अपना क्या होगा? सबका अपना अपना जो पैटर्न जो है वो ये सभी का क्या होगा? अपना अलग अलग होगा। सभी का क्या होगा? अलग अलग
होगा तो देखिए आइसोलेशन कर लेंगे, आरई से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाएगी डीएनए के फ्रेगमेंट की। देन ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट आए हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफर किया जाएगा, इनको ट्रांसफर किया जाएगा नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर, इनको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, जहां से हम इसके बाद में क्या किया जाएगा, प्रोब का यूज किया जाएगा। प्रोब का यूज किया जाएगा। प्रोब जो है वो ये लैब के अंदर बनाए जाते हैं, जिनका हमें ऑलरेडी सीक्वेंस पता होता है। ये जो बहुत सारे प्रोब हम यूज करेंगे रेडियो लेवल्ड होते हैं। ठीक है, जब ये प्रोब आपके डीएनए के साथ में बाइंड हो जाएंगे, जैसे कि हाइब्रिडाइज हो गए, ये है हमारा सीक्वेंस डीएनए के। ठीक है, ये हमारे डीएनए के बैंड है। अब इनके साथ में ये जो प्रोब है ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा प्रोब। तो ये जो बाइंड हुआ है मतलब कि इसको अपना सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, अब इस वाले जो प्रोब है इसका तो हमें सीक्वेंस पता है, लाइक हमारे प्रोब का सीक्वेंस हुआ एटीजीसी। अब ये इसके साथ में बाइंड हुआ मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हुई है, तो हमें अब इसके सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लेबल्ड वीएनटीआर का, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स का, और डिटेक्ट किया जाएगा इसको ऑटो रेडियोग्राफी के बाद में। ठीक है, जब इनको डिटेक्ट करते हैं तो हमें ये लाइट इस कलर के दिखाई देते हैं, आराम से डिटेक्ट हो जाते हैं डीएनए। ठीक है, सिल्वर कलर से दिखाई देता है जब हम उनको ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं या फिर जेल-डॉक के अंदर देखते हैं। ठीक है, प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या किया जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, देन हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये सब हम किसके अंदर कर रहे हैं, जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए है आपका। रिपीटेटिव जो डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम के एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये हो गया जैसे कि आपका क्रोमोसोम, तो ये जो क्रोमोसोम है इसके एंड्स पर ही प्रेजेंट होते हैं, बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। इसके बेस पर ही, इस रिपीटेशन के बेस पर ही क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। इस सैटेलाइट जो डीएनए है इसके बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है माइक्रो सैटेलाइट है या फिर मिनी सैटेलाइट है। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है वो बता देती हूँ आपको, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आइडेंटिफाई किया जाएगा डिफरेंस कुछ स्पेसिफिक रीजन पर। जिन रीजन पर आइडेंटिफाई किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है एक डीएनए का स्मॉल स्ट्रेच होता है, एक छोटा सा स्ट्रेच होता है जो कि कई बार रिपीट होता रहता है। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बल्क जीनोम से एज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब पीक के बेस पर कैसे डिफरेंस हो रहे हैं भाई, क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए का साइज बहुत ही कम है। मोस्ट ऑफ जितना जीनोमिक डीएनए हो क्या आपका बल्क डीएनए है, तो उसका साइज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी के बेस पर सीधी सीधी बात है, वो क्या है, हल्के हैं, बल्क डीएनए आपका क्या है, भारी है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, बल्क डीएनए और जो रिपीटेटिव डीएनए है उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बल्क डीएनए है उसकी मेजर पीक आएगी, और जो दूसरा स्मॉल पीक आएगी उसे हम क्या कहेंगे, आपका सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिस के कंपोजिशन के ऊपर, सेगमेंट की लेंथ के ऊपर, और रिपीटिशन की यूनिट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सैटेलाइट को क्लासीफाई किया गया है, माइक्रो सैटेलाइट है या फिर मिनी सैटेलाइट है। ये सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, ये ओनली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वेरिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सीक्वेंस प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। ये सीक्वेंस क्या शो करते हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, जिसके बेस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है। ये जो डीएनए है, डीएनए हम किसी भी टिश्यू से, जैसे कि हमारे हेयर हो गए, नेल्स हो गए, ठीक है, सलाइवा हो गई, ब्लड हो गया, यहाँ सब से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए टिश्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी। वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल है ये फॉरेंसिक के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक इनहेरिटेबल होगी, पेरेंट टू चिल्ड्रन, ये सब क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक बेसिस है जेनेटिक मैपिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वेरिएशन क्या है, कुछ वेरिएशन हो सकती है, म्यूटेशन के कारण हो सकती है, कुछ वेरिएशन हो रही है जो कि प्रोजेनी टू पेरेंट की तरफ, पेरेंट टू प्रोजेनी क्या हो रही है, ट्रांसफर की जा रही है। तो देखिए म्यूटेशन अराइज होते हैं कुछ सोमेटिक सेल के अंदर, जर्म सेल के अंदर। जो सोमेटिक सेल के अंदर म्यूटेशन होते हैं वो इनहेरिटेबल नहीं होते हैं, मतलब कि प्रोजेनी के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कुछ म्यूटेशन जर्म लाइन सेल के अंदर है, सेक्स सेल के अंदर है, तो वो क्या होते हैं, पेरेंट टू प्रोजेनी की तरफ ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, तो
तो इसे हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेबल म्यूटेशन कहेंगे। तो हमने टेक्निक देख ली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। देखिए फिंगरप्रिंटिंग को किसने किया था, एली जेफरी ने, एली जेफरी ने, ये नाम याद रखना है आपको। एली जेफरी ने क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आइडेंटिफाई किया था, डेवलप किया था। सैटेलाइट डीएनए उन्होंने क्या किया, सैटेलाइट यूज किया था डीएनए को, जो कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था। इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। टेंडम रिपीट मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे रिपीट्स हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहा गया है। ठीक है, देखिए डीएनए के लिए हम जो ब्लॉटिंग यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। तो इसको क्या नाम दिया गया, सदर्न ब्लॉटिंग। आरएनए के लिए हम जो यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सॉरी नदन ब्लॉटिंग। और जो प्रोटीन के लिए हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो इस ब्लॉटिंग के अंदर हम, सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। डीएनए का आइसोलेशन लाइक हमने डेंसिटी ग्रेडियंट्स साइंटिफिकेशन के बेस पर हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब इस डीएनए को आरई के थ्रू क्या करेंगे, छोटे छोटे कट में सीक्वेंस या फिर छोटे छोटे फ्रेगमेंट इसके काटेंगे। अगर हमारा सैंपल कम है तो हम पीसीआर लगाएंगे, सैंपल कम नहीं है तो पीसीआर नहीं लगाएंगे। देन हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इन बैंड का देख सकते हैं कि कितना साइज है, क्योंकि साइज के बेस पर ही ये मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास के बेस पर जो ज्यादा हैवी बैंड होगा, मतलब कि साइज होगा, लंबा बैंड होगा, डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, वह ऊपर ही रह जाएगा, जबकि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो नीचे की ओर मूव कर जाएंगे। तो ये जो फ्रेगमेंट्स का पैटर्न होगा, ये भी सबका क्या होगा, अपना अपना अलग अलग ही होगा। देन इन जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स, इनको एक मेम्ब्रेन है, डीएनए के लिए जिसको यूज किया जाता है, नायलॉन मेम्बर या फिर नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन, उस पर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रोब का यूज करेंगे। ये जो प्रोब है आपके, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है उनके साथ में क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाएंगे। जिनके अपोजिट सीक्वेंस होंगे वो ही क्या होंगे, बाइंड होंगे, हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। एक्सरेज का यूज करके क्या किया जाता है, बैंड को आइडेंटिफाई किया जाएगा। हम विजिबल देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए वीएनटीआर जो है वो एक क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए से बिलोंग करते हैं। वीएनटीआर क्या है, आपके मिनी सैटेलाइट, एक स्मॉल सीक्वेंस है डीएनए का, जो कि कई कॉपी नंबर रैंडमली अरेंज होते हैं। वीएनटीआर जो है वो, इसका साइज क्या होता है, 0.12 आपका 20 केबी का होता है। हाइब्रिडाइजेशन होगा विद वीएनटीआर के प्रोब के साथ में। ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम क्या देख सकते हैं, अलग अलग साइज के जो बैंड हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए क्राइम सीन में इसका यूज किया जाता है। ये आपकी बुक में जो डायग्राम दिया गया है ना, कि देखिए जो जो बैंड मिल रहे हैं ना, जैसे कि सेकंड नंबर का बैंड मिल रहा है सस्पेक्ट के साथ में, ठीक है, तो ये इसका पेरेंट है। फर्स्ट में दोनों का मिल रहा है ना। तो ये हो गया आपका हमारी खुशबू। आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमने लैक्टोज ओपेरॉन देख लिया है, मॉलिक्यूलर के अंदर जीनोम देख लिया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड फाइनली आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म कर चुके हैं, करते हैं। देखिए अभी कितना टाइम हो गया, आपके 12:30 हो गए, रात के 12:30 बज रहे हैं खुशबू। तो आप प्लीज जब भी वीडियो को देखें कमेंट करें, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि खुशबू का 17 को प्री बोर्ड है तो उन्होंने देखा कि नहीं देखा, है ना। लाइक करना तो वीडियोस को ना भूलें। तो गाइस थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।